हम भारत की मौद्रिक नीति या जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं उसकी गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि ये अदृश्य धागे असल में हैं क्या, भारत में इन्हें कौन खींचता है या ढीला छोड़ता है, और उनके पास ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। तो शुरू करने के लिए ये मौद्रिक नीति, ये चीज क्या है? सुनने में तो बहुत जटिल लगता है। क्या इसे आसान शब्दों में समझा जा सकता है? जरूर। इसे आप अर्थव्यवस्था का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम समझ सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम? हाँ, जैसे एसी का काम होता है ना, कमरे के तापमान को सही बनाए रखना, वैसे ही मौद्रिक नीति का काम अर्थव्यवस्था में पैसों के बहाव मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। अच्छा। भारत में ये काम हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। उसका मकसद ये तय करना है कि बाजार में पैसा कहीं ज्यादा तो नहीं है जिससे महंगाई बढ़ जाए, या फिर बहुत कम भी ना हो। बिल्कुल, या इतना कम भी ना हो कि ग्रोथ ही रुक जाए। क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। तो मतलब आरबीआई के पास एक थर्मोस्टेट है जिससे वो इकोनॉमी को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा होने से बचाता है। लेकिन इस क्लाइमेट कंट्रोल का असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ तापमान बनाए रखना या कुछ और भी? ये एक जरूरी सवाल है क्योंकि लक्ष्य ही सब कुछ तय करता है। दस्तावेजों के मुताबिक मुख्य रूप से 4 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, जैसा हमने कहा, मूल्य स्थिरता मतलब महंगाई को काबू में रखना। ठीक है। दूसरा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने का माहौल बनाना। और चौथा, रुपये की कीमत को विदेशी करेंसी के मुकाबले स्थिर रखना। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। हाँ, संतुलन का खेल मतलब एक ही समय पर गाड़ी का एक्सीलेटर भी दबाना है और ब्रेक पर भी पैर रखना है। तो फिर आरबीआई ये करता कैसे है? हमारे नोट्स में 2 तरह की नीतियों का जिक्र है, एक विस्तारवादी और दूसरी संकुचनवादी। ये क्या है? हाँ, ये आरबीआई के 2 मुख्य मोड हैं कह सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है, नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं, कंपनियां निवेश करने से डर रही हैं, तब आरबीआई विस्तारवादी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाता है। मतलब वो इकोनॉमी में पैसों का बहाव बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो हाँ। यानी वो एक्सीलरेटर दबा रहा है। और ये होता कैसे? बाजार में पैसा आता कहाँ से? इसके कई तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका है ब्याज दरें कम करना। अच्छा। फिर बैंक भी आगे आम लोगों को और कंपनियों को सस्ते लोन देते हैं। जब होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सस्ते होते हैं तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं और कंपनियां ज्यादा निवेश करती हैं। इससे इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमने लगता है। ये तो समझ आया, लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्ज सस्ता हो लेकिन डर के मारे कोई लेने को ही तैयार ना हो। आपने बहुत अच्छी बात कही, और यही चीज हमें लिक्विडिटी ट्रैप जैसी मुश्किल स्थितियों की तरफ ले जाती है। उसकी बात हम शायद अंत में करेंगे, लेकिन आमतौर पर हाँ, सस्ता कर्ज खर्च और निवेश को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आरबीआई बैंकों को अपने पास कम पैसा रिजर्व रखने को कह सकता है, या फिर सीधे बाजार से सरकारी बॉन्ड खरीदकर सिस्टम में कैश डाल सकता है। ठीक है, ये तो हुई इकोनॉमी को रफ्तार देने वाली बात। लेकिन अगर गाड़ी बहुत तेज भागने लगे और इंजन ज्यादा गर्म हो जाए, मतलब महंगाई बेकाबू होने लगे, तब आरबीआई क्या करता है? तब ब्रेक कैसे लगाया जाता है? तब आता है दूसरा मोड, जिसे संकुचनवादी या कंट्रैक्शनरी पॉलिसी कहते हैं। ये विस्तारवादी नीति का ठीक उल्टा है। इसका मुख्य मकसद होता है बाजार में पैसों के बहाव को कम करना, ताकि लोगों की खरीदने की शक्ति थोड़ी कम हो जाए। बिल्कुल, ताकि लोगों की खरीदने की शक्ति थोड़ी कम हो और चीजों की कीमतें नीचे आएं। तो इसमें ब्याज दरें बढ़ा दी जाती होंगी। हाँ, एकदम सही। आरबीआई अपनी मुख्य ब्याज दर यानी रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे बैंकों के लिए आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाता है और फिर वो भी अपने लोन महंगे कर देते हैं। होम लोन, कार लोन की ईएमआई बढ़ जाती है। जब लोन महंगे होते हैं तो लोग और कंपनियां खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। इससे बाजार में पैसों की गर्मी कम होती है और महंगाई पर लगाम लगती है। विद थ्योरी तो समझ आती है, लेकिन असल में जमीन पर ये फैसले लेता कौन है? क्योंकि मुझे याद है इन दस्तावेजों में जिक्र है कि 2016 में भारत में इस पूरे सिस्टम को बदल दिया गया था। वो क्या कहानी थी? ये एक बहुत ही ऐतिहासिक बदलाव था।
2016 से पहले मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े लगभग सारे बड़े फैसले लेने की ताकत वो आरबीआई गवर्नर के पास होती थी। अच्छा। बेशक एक सलाहकार समिति होती थी, लेकिन अंतिम फैसला गवर्नर का ही होता था। यानी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति थी। इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि एक व्यक्ति का झुकाव या उसकी सोच पूरे देश की आर्थिक नीति पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती थी। इससे एक अनिश्चितता बनी रहती थी। इसी को बदलने के लिए 2016 में सरकार ने एक मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बनाई। एमपीसी? हाँ, ये सिर्फ शक्ति बांटने की बात नहीं थी। इसका असली मकसद था मौद्रिक नीति को ज्यादा भरोसेमंद बनाना, पारदर्शी बनाना और अनुमान के काबिल बनाना। बिल्कुल, प्रिडिक्टेबल बनाना। जब फैसले एक समिति लेती है तो वो किसी एक व्यक्ति के विचारों से ज्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। इससे बाजार और निवेशकों को ज्यादा स्थिरता मिलती है। ये तो बड़ा बदलाव है। तो अब ये एक टीम का फैसला होता है। इस टीम में कौन-कौन लोग होते हैं? इसके अलावा आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर और एक और अधिकारी होते हैं। तो 3 लोग आरबीआई की तरफ से हो गए। और बाकी 3 वो कहाँ से आते हैं? बाकी 3 सदस्य बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार चुनती है। ये लोग अर्थशास्त्र, बैंकिंग या फाइनेंस के माने हुए एक्सपर्ट्स होते हैं। इनका कार्यकाल 4 साल का होता है और इन्हें दोबारा नहीं चुना जा सकता। ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। हाँ, बिल्कुल। और फैसले कैसे लिए जाते हैं? वोटिंग से? हाँ, हर सदस्य का एक वोट होता है। फैसला बहुमत से होता है और अगर कभी वोट 3-3 से बराबर हो जाए तो टाई ब्रेकर वोट डालने का अधिकार आरबीआई गवर्नर के पास होता है। समिति को साल में कम से कम 4 बार मिलना जरूरी होता है। तो चलिए अब उन अदृश्य धागों को और करीब से देखते हैं। आरबीआई और एमपीसी के इस टूल बॉक्स में ऐसे कौन से औजार हैं जिनसे वो पूरी अर्थव्यवस्था को खींचते या ढीला छोड़ते हैं? इन दस्तावेजों में मात्रात्मक और गुणात्मक 2 तरह के उपकरणों की बात है। देखिए, इन सबको आप आरबीआई का कंट्रोल पैनल समझिए। मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव टूल्स वो बड़े वाले बटन और लीवर है जो पूरी इकोनॉमी पर एक साथ असर डालते हैं। ये किसी एक सेक्टर के लिए नहीं, सबके लिए होते हैं। ठीक है, तो इस कंट्रोल पैनल पर सबसे जरूरी बटन कौन सा है? आज के समय में सबसे जरूरी बटन है रेपो रेट। जब भी आप सुनते हैं कि एमपीसी की मीटिंग हुई और आरबीआई ने दरें घटाई या बढ़ाई, तो वो रेपो रेट की ही बात कर रहे होते हैं। हाँ, 99% बार इसी रेपो रेट की बात हो रही होती है। ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को बहुत कम समय के लिए लोन देता है। इसे घटाने या बढ़ाने से ही पूरे सिस्टम में लोन सस्ते या महंगे होते हैं। ये इकोनॉमी का मुख्य स्पीड कंट्रोल डायल है। और इसका उल्टा रिवर्स रेपो रेट भी होता है? हाँ, ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। जब बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा पैसा होता है तो वो उसे आरबीआई के पास पार्क करके कुछ ब्याज कमा सकते हैं। ये बाजार से अतिरिक्त नकदी को सोखने का एक तरीका है। मैंने हमेशा इन 2 शब्दों में सीआरआर और एसएलआर इनमें बहुत कंफ्यूजन महसूस किया है। ये दोनों ही बैंकों को पैसा अलग रखने के लिए कहते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? ये बहुत आम कंफ्यूजन है, पर इसका फर्क समझना आसान है। दोनों ही बैंकों की उधार देने की क्षमता को कंट्रोल करते हैं। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो वो हिस्सा है जो हर बैंक को अपनी कुल जमा का एक तय प्रतिशत आरबीआई के पास नकद में रखना पड़ता है। इसे आप एक तरह की सिक्योरिटी डिपॉजिट समझ सकते हैं, जिस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता। मतलब ये पैसा बैंक के हाथ से निकलकर आरबीआई की तिजोरी में चला गया। बिल्कुल। और एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो हिस्सा है जो बैंकों को अपने पास ही रखना होता है, लेकिन वो इसे कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड्स के रूप में रख सकते हैं। ये एक तरह से बैंक का अपना इमरजेंसी फंड है। अच्छा, तो सीआरआर का पैसा आरबीआई के पास जाता है जबकि एसएलआर का पैसा बैंक अपने पास ही रखता है। एकदम सही। अगर आरबीआई इन दोनों को बढ़ा दे तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम हो जाता है और घटा दे तो ज्यादा हो जाता है। अब समझा। इसके अलावा इन नोट्स में खुले बाजार संचालन या ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ का भी जिक्र है। ये क्या है? ओएमओ पैसे को कंट्रोल करने का सबसे सीधा तरीका है। इसमें आरबीआई सीधे बाजार में उतरकर सरकारी बॉन्ड्स की खरीद फरोख्त करता है। जब उसे इकोनॉमी में पैसा डालना होता है तो वो बैंकों से बॉन्ड्स खरीदता है और बदले में उन्हें कैश देता है। और जब पैसा खींचना हो तो वो अपने बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देता है और बाजार से कैश सोख लेता है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। ये तो हुए वो बड़े औजार जो पूरी इकोनॉमी पर असर डालते हैं।
लेकिन दस्तावेजों में गुणात्मक उपकरणों की भी बात कही गई है। इन्हें चयनात्मक उपाय भी कहा गया है। ये क्या अलग है? अगर मात्रात्मक उपकरण एक बड़ा हथौड़ा है, तो गुणात्मक उपकरण एक सर्जन के बारीक औजारों की तरह हैं। ये पूरी इकोनॉमी पर असर डालने के बजाय किसी खास सेक्टर या किसी खास तरह के लोन को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दिलचस्प है। जैसे एक टूल है मार्जिन आवश्यकताएं। मान लीजिए आपको 1 करोड़ के घर पे लोन चाहिए। अगर बैंक 20% मार्जिन रखता है तो आपको 80 लाख का लोन मिलेगा। लेकिन अगर आरबीआई को लगता है कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी हो रही है और उसे ठंडा करने की जरूरत है, तो वो मार्जिन बढ़ाने को कह सकता है? हाँ, वो बैंकों को निर्देश दे सकता है कि वो होम लोन पर मार्जिन बढ़ाकर 30% कर दें। अब उसी 1 करोड़ के घर पर आपको सिर्फ 70 लाख का लोन मिलेगा। इससे उस खास सेक्टर में लोन का बहाव कम हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही सटीक तरीका है। और कौन से ऐसे सर्जिकल टूल्स हैं? एक का नाम बड़ा मजेदार है, नैतिक अनुनय या मोरल सुएजन। हाँ, ये सुनने में भले ही सॉफ्ट लगे, पर ये असल में काफी प्रभावी है। इसे आप आरबीआई की मीठी चेतावनी भी कह सकते हैं। मीठी चेतावनी। सोचिए, आरबीआई गवर्नर देश के सबसे बड़े बैंकों के प्रमुखों के साथ एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं, देखिए, हमें लग रहा है कि पर्सनल लोन सेगमेंट में बहुत ज्यादा जोखिम भरा लोन जा रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा संभल कर चलें। ये कोई लिखित आदेश नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। कोई भी बैंक सेंट्रल बैंक से सीधे तौर पर भिड़ना नहीं चाहता। तो ये एक तरह का अनौपचारिक दबाव है। और अगर कोई बैंक ये मीठी चेतावनी न माने, तब आरबीआई प्रत्यक्ष कार्रवाई या डायरेक्ट एक्शन का इस्तेमाल कर सकता है। वो उस बैंक पर जुर्माना लगा सकता है या उसे कुछ सुविधाएं देने से मना कर सकता है। लेकिन आमतौर पर बात नैतिक अनुनय तक ही सुलझ जाती है कि वे अपने कुल लोन का एक निश्चित हिस्सा कुछ खास क्षेत्रों को दें, जिन्हें प्राथमिकता क्षेत्र कहा जाता है, जैसे खेती, छोटे उद्योग, शिक्षा और सस्ते घर। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था के ये जरूरी क्षेत्र पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाएं, क्योंकि बैंक शायद बड़े कॉर्पोरेट लोन देना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमने आज मौद्रिक नीति की इस पूरी मशीनरी को, इसके कंट्रोल पैनल को काफी विस्तार से समझा। ये एक ऐसा शक्तिशाली तंत्र है जिसे केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को सही दिशा में चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। हमने देखा कि इसके 2 मुख्य मोड हैं, विस्तारवादी यानी इकोनॉमी को रफ्तार देना, और संकुचनकारी यानी महंगाई पर ब्रेक लगाना। हमने ये भी जाना कि भारत में 2016 से ये फैसले एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी समिति यानी एमपीसी लेती है, ताकि फैसलों में स्थिरता और भरोसा बना रहे। और हमने उनके टूल बॉक्स के सभी जरूरी उपकरणों जैसे रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और मॉरल सुएजन जैसे बारीक औजारों पर भी नजर डाली। बिल्कुल। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.